बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, विश यू फाइन एंड टिक टाक। लेक्चर नंबर 12 रिकॉर्ड करने जा रही हैं और लेक्चर नंबर 12 हमारे पास है वेव्स और स्पीड के रिलेशंस है और इस पर हम एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 11, इसमें हमने वेव्स शुरू की थी, लेकिन इसमें मैंने वेव्स के टाइप्स को डिस्कस की थी। प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास है, स्टेशनरी वेव्स है और साथ साथ मैकेनिकल वेव्स है, नॉन मैकेनिकल वेव्स है, लैंगिट्यूडनल वेव्स है और ट्रांसवर्स वेव्स है। ठीक है, आज हम जो लेक्चर जा रहे हैं ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें मैं इंशाल्लाह कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा और आपके कंसेप्ट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट हमारे एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है, इस पर पहले मैंने यहाँ पर नोट भी लिखी है। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है कि द स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स इन ड्राई मिक्सचर ऑफ इन ड्राई एयर एंड ह्यूमिड एयर इज़ नोटेड। स्पीड का आप साउंड नोट किया गया है, कहाँ पर नोट किया गया है? ड्राई और ह्यूमिड एयर में नोट किया गया है। आपको पता है कि ड्राई एयर किसे कहते हैं? ड्राई एयर का मतलब ये है कि हमारे पास ये खुश्क हवा में, और यहाँ पर ह्यूमिड एयर कहते हैं नमदार हवा को कहते हैं। ठीक है, नमदार हवा में और खुश्क हवा में स्पीड ऑफ साउंड को यहाँ पर नोट किया गया है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। देन विच ऑफ देम इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एट डिफरेंट कंडीशंस? आपके ख्याल में नमदार हवा में या खुश्क हवा में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? यहाँ पर मैंने इससे पहले एमसीक्यूज़ डिस्कस किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर टेक क्रॉस भी लगाए हैं, लेकिन ये छोड़िए। आपके ख्याल में इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? खुश्क हवा में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा या नमदार हवा में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? वीडियो को पास कीजिए और ख़ुद फैसला कीजिए, इसके बाद मेरी वीडियो सुनिए। याद रखिए, पहली बात तो यह है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। याद रखिए, स्पीड ऑफ साउंड जो है ये डिपेंड करता है, आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ये हमारे पास बराबर होता है v इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इज़ इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। याद रखिए, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स है और मैकेनिकल वेव्स जो है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर मीडियम की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है तो याद रखिए इसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। हाँ, इधर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन इधर देखिए इलास्टिसिटी तो वैसी भी सेम है, दोनों की हमारे पास इलास्टिसिटी सेम है, लेकिन डेंसिटी में फ़र्क आ जाएगा। डेंसिटी और स्पीड ऑफ साउंड के दरमियान कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अभी स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि खुश्क हवा मतलब ड्राई एयर का डेंसिटी ज़्यादा होगा या नमदार हवा ह्यूमिड एयर का डेंसिटी ज़्यादा होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स तकरीबन 80% स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि नमदार हवा में चूंकि वाटर पार्टिकल भी मौजूद होते हैं इसलिए इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और खुश्क हवा हमारे पास इसमें वाटर पार्टिकल मौजूद नहीं है इसलिए इसकी डेंसिटी कम होगी। लेकिन ये हमारे पास ये गलत कंसेप्ट है। याद रखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्राई एयर का जो हमारे पास डेंसिटी है, ड्राई एयर द डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर इट इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर का जो डेंसिटी ये कम है। क्यों कम है इसको मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये नोट कीजिए कि ये कम है। ह्यूमिड एयर का डेंसिटी कम है तो इसका मतलब ये होगा कि ह्यूमिड एयर का डेंसिटी के साथ कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर ह्यूमिड एयर में डेंसिटी कम है तो याद रखिए कि ह्यूमिड एयर का जो वेलोसिटी है ये ज़्यादा होगा और ड्राई एयर का वो कम होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। यहाँ पर ड्राई एयर का जो डेंसिटी वेलोसिटी है ये कम है। ठीक है, तो ड्राई एयर का वेलोसिटी कम है और ह्यूमिड एयर का ज़्यादा है। दिस ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन द रिमेनिंग आर इनकरेक्ट। अभी सवाल ये है कि ये कैसे करेक्ट है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये कैसे ह्यूमिड एयर का डेंसिटी कम हो जाएगा, कम होती है, हालांकि ड्राई एयर तो हमारे पास इसमें वाटर पार्टिकल्स भी नहीं है। चलो, आप जानते हैं, मैं इसको किसी और पेज पर करता हूँ। आप जानते हैं कि हमारे पास डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसके बराबर होती है। अगर मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट लिया, तो डेंसिटी कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? मास पर। मतलब अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, अगर मास कम है तो डेंसिटी कम होगी। तो इसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। चलो, मैं एक यूनिट वॉल्यूम लेता हूँ एयर का। ये हमारे पास एयर है लेकिन इसको मैं ड्राई एयर लेता हूँ, और इसी तरह मैं ह्यूमिड एयर भी इसका यूनिट वॉल्यूम लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास
ह्यूमन एयर जो है हमारे पास कम्बिनेशन है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मालिक्यूल्स की कम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 नाइट्रोजन मालिक्यूल बना दी और एक ऑक्सीजन मालिक्यूल बना दिया। सवाल ये है कि ये क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास नाइट्रोजन जो है ये 78% है और ऑक्सीजन जो है ये 21% राउंड अबाउट है। इसी तरह इसके मालिकुलर मास को फाइंड करते हैं। जिन का मास ज़्यादा होगा तो याद रखिए वहीं पर डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर मालिकुलर मास अपना नाइट्रोजन जो है ये बराबर होता है, ये 28 के बराबर है। इसी तरह दूसरी मालिक्यूल का भी 28 है, इसी तरह तीसरी का भी 28 होगा और ऑक्सीजन हमारे पास है 32 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार फिर वही यूनिट वॉल्यूम लेता हूँ, मतलब वॉल्यूम हमारे पास 1 मीटर क्यूब मैंने यहाँ पर भी लिया और यहाँ पर भी लिया, वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट लिया। यहाँ पर भी मैंने नाइट्रोजन मालिक्यूल मैंने 3 नाइट्रोजन मालिक्यूल्स ली और साथ मैंने ऑक्सीजन को रिप्लेस किया, वाटर मालिक्यूल पर रिप्लेस किया। वाटर पर क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि इसको मैंने ह्यूमिड लिया है, मतलब यहाँ पर नमदार हवा मौजूद है। ऑक्सीजन मालिक्यूल हैज़ बीन रिप्लेस बाय द वाटर मालिक्यूल। अभी यहाँ पर मालिकुलर मास फाइंड कीजिए, आपके पास आएगा ये 28 है, ये कितना है, ये भी 28 है, ये कितना है, ये भी 28 है और ऑक्सीजन वाटर मालिक्यूल के जो मालिकुलर मास है ये बराबर है 18 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28, यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर 32 को रिप्लेस किया है, 18 नहीं रिप्लेस किया है। तो 32 ज़्यादा है, 18 कम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मेरे पास जो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर है, तो ड्राई एयर का मास जो है ये ज़्यादा हो गया। किससे ज़्यादा हो गया? मास ऑफ द ह्यूमिड एयर से। अगर ह्यूमिड से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये है कि ड्राई एयर का जो डेंसिटी है, द डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर विल बी ग्रेटर देन द ह्यूमिड एयर। चलो इधर देखिए, तो आपको पता लग गया कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं पर स्पीड कम होगी। तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है ड्राई एयर का, तो यहाँ पर ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है ये कम होगा और ह्यूमिड एयर में ज़्यादा होगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात नोट कीजिए, इससे भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है और एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आई होगी। चलो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। हाँ, एमसीक्यूज नंबर 2 जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है और आपको मालूम है ये तकरीबन मुझे साल तो मालूम नहीं है, लेकिन ये ईटा में आया था, ईटा के टेस्ट में ये एमसीक्यूज आया था। एमसीक्यूज बिल्कुल एग्जैक्टली इससे पहले जो एमसीक्यूज मैंने किया बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, थोड़ी सी चेंजेस यहाँ पर है। देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट लिया गया है and humidity, at constant temperature and humidity, the speed of sound in the same medium when the pressure is different, that is P1 is equal to 2P2। चलो इस एमसीक्यूज को छोड़िए, यहाँ पर मैं एक एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट की बिल्कुल उसी की तरह एक एमसीक्यूज है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ, फिर इस एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ आता हूँ। ठीक है, अगर सवाल इसी तरह आ गया कि हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर कौन सी चीज़ के है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और प्लस हीलियम गैसेस के मिक्सचर है। ठीक है, लेकिन एक हमारे पास जो है ये हमारे पास ड्राई मिक्सचर है और दूसरा हमारे पास जो है वही मिक्सचर है, हीलियम और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, लेकिन ये ह्यूमिड है। ठीक है, नमदार है। यहाँ पर स्पीड फाइंड कीजिए, आपके ख्याल में कौन से मिक्सचर ऑफ द हीलियम प्लस हाइड्रोजन में, ह्यूमिड में या ड्राई में, कौन से में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमिड एयर में कम होगा, ड्राई में ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर सी या दोनों में बराबर होंगे, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। आपके ख्याल में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? इससे पहले मैंने जो एमसीक्यूज किया याद रखिए, वहीं पर हमने ये पढ़ा कि ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है ये कम होगा और ह्यूमिड एयर में क्या होगा? ये ज़्यादा होगा। याद है ये? यस, क्योंकि वहीं पर ह्यूमिड एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह एमसीक्यूज है, लेकिन मेरे ख्याल में आप ये गलत करेंगे। क्यों? यहाँ पर एक ह्यूमिड एयर लिया है और यहाँ एक है ड्राई मिक्सचर लिया है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात होती है, इससे पहले एयर की बात होती थी। एयर में हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल मौजूद होते हैं, यहाँ पर हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अगर आपने एक हीलियम को या एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, वाटर मॉलिक्यूल से रिप्लेस किया, तो चलो अभी देखिए, शाबाश,
यहाँ पर मेरे पास है ये ड्राई है, ड्राई का मतलब है यहाँ पर इसको मैंने H2 लिया और ये हमारे पास हीलियम है। H2 का मॉलिक्यूलर मास है मेरे पास 2 है और हीलियम का मेरे पास हो 2, तो आपके पास हो गया 4, ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया ड्राई मिक्सचर ऑफ दी है हीलियम प्लस हाइड्रोजन। अभी आते हैं ह्यूमिड मिक्सचर की तरफ। ह्यूमिड मिक्सचर में हमारे पास आपके पास हीलियम 2 आ गया और मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ वाटर पर, इसको मैंने रिप्लेस किया वाटर पर और 2 के साथ मैं अभी वाटर को ऐड करता हूँ, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 है। तो यहाँ पर 18 है, मतलब ये है कि यहाँ पर जो ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिड एयर का मास ज़्यादा हो गया और ड्राई एयर का मास जो है कम हो गया। तो याद रखिए यहाँ पर ह्यूमिड एयर की डेंसिटी जो है ये ज़्यादा हो गई और ड्राई मिक्सचर ऑफ द हीलियम प्लस हाइड्रोजन इसकी डेंसिटी कम हो गई। समझ आ गई बात? तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है वहीं पर स्पीड कम होगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि ह्यूमिड एयर का स्पीड जो है ये कम होगा और ड्राई में जो है ये ज़्यादा होगा। तो ड्राई में ज़्यादा भी होगा और ह्यूमिड में कम होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ड्राई में ज़्यादा होगा और तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल इसकी उलट है। हाँ, यहाँ पर मैंने हीलियम का जो मास है पिरा, तो ये हमारे पास है, ये मैंने 2 लगाया है, ये 2 नहीं, ये 4 है, सॉरी आई एम 5, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। मतलब ये है कि आपका फिर भी वही आपके पास वही आएगा, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर जो है ये कम होगा और ह्यूमिड का ये ज़्यादा होगा। MCQ नंबर 2 हमारे पास है कि इसकी तरफ आते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट रखा गया है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन द सेम मीडियम भी सेम है। व्हेन द प्रेशर इज़ डिफरेंट, अगर प्रेशर डिफरेंट है मतलब ये हमारे पास एक मीडियम में हमारे पास प्रेशर P1 है जो कि दूसरी मीडियम में P2 है जो कि दोनों बराबर नहीं है। और क्या है, P1 जो है ये डबल है P2 से। P1 का प्रेशर अगर हमारे पास 2 पास्कल है, तो अगर ये P2 हमारे पास अगर 2 पास्कल है तो आपके पास P1 जो है इससे दुगना होगा, इसका दुगना मतलब ये है 4 पास्कल होगा। ठीक है, इसका प्रेशर ज़्यादा है, तो इसमें स्पीड फाइंड करना है। अभी सवाल ये है, इससे पहले मैंने सवाल किया ह्यूमिडिटी के रिलेशन, मतलब स्पीड को मैंने फाइंड किया, स्पीड का रिलेशन मैंने फाइंड किया, डेंसिटी के साथ मैंने इसका रिलेशन फाइंड किया। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, स्पीड का रिलेशन फाइंड करने जा रहा हूँ, लेकिन ये प्रेशर के साथ रिलेट करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड द प्रेशर। इससे पहले मैंने डेंसिटी के साथ रिलेट किया, इसके बाद में अभी ये वाला सवाल ये प्रेशर के साथ रिलेटेड है। तो अगर आप देखिए, आपको फार्मूला, इससे पहले मैंने एक फार्मूला आपको लिखा था, हमारे पास स्पीड जो है इसका फार्मूला है इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, और जब लेप्लेस मामा ने इसको फाइंड किया, जो लेप्लेस ने जो करेक्शन किया न्यूटन के फार्मूले को, न्यूटन ने फार्मूला जो डिराइव किया था उसके पास फार्मूला ये आया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। पी हमारे पास प्रेशर था, लेकिन इसमें 16% एरर थी। इसके बाद लेप्लेस आ गया, लेप्लेस एक इंजीनियर था, वो आ गया और लेप्लेस ने इसको करेक्ट किया, इसको हम कहते हैं लेप्लेस करेक्शन, और ये आपके पास आएगा गेमा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास रिलेशन हो गया, मतलब इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले पर सॉल्व करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर आपके पास प्रेशर है, लेकिन प्रेशर यहाँ पर कौन सा है? प्रेशर पहले मीडियम का प्रेशर कितना है? दूसरे से डबल है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही कहेंगे, अगर प्रेशर डबल है तो आपके पास यहाँ पर स्पीड जो है V1 जो है ये √2 टाइम्स आप V2 होगा, V2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन ये बिल्कुल 100% गलत है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, लेकिन ये गलत है। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपके ख्याल में? 2V, V/2, √2V, V। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर, स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। वाई? बिकॉज याद रखिए कि आपको पता है कि प्रेशर हमारे पास, आपने केमिस्ट्री में एक फार्मूला पढ़ा था जवानी के ज़माने में, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि PV = nRT, PV = nRT, इसी तरह एक फार्मूला था, तो आपके पास आ गया। तो फार्मूला ये है, P को मैं रिप्लेस करता हूँ इसी पर, तो आपके पास आएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू गेमा P की जगह nRT डिवाइडेड बाई V डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, इसको मैं और भी सिंप्लीफाई करता हूँ, फिक्र नहीं कीजिए, मेरे पास और पेजेस भी है। ठीक है, हाँ, आपके पास इसी तरह आएगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू गेमा nRT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और आपको पता है कि डेंसिटी किसके बराबर है? डेंसिटी बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसके बराबर है।
तो यहाँ पर पुट कीजिए मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम एक दूसरे के साथ जुड़ा हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आएगा, इसी तरह आपके पास आएगा कि स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गेमा एन आर टी डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, मतलब ये है अगर n को आप पुट कीजिए 1 के तो आपके पास आएगा गेमा आर टी डिवाइड बाय एम। ठीक है, आपके पास फार्मूला आ गया। मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ये डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है और मास के साथ इन्वर्स रिलेटेड है। देयर इज़ नो टर्म यूज्ड फॉर द प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर का कोई, यहाँ पर प्रेशर को मैंने रिप्लेस किया, टेम्परेचर के साथ रिप्लेस किया, तो प्रेशर पर ये डिपेंड नहीं करता। याद रखिए कि वेलोसिटी जो है इसके साथ इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द मीडियम, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द मीडियम। इट ओनली डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर, इट ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम एंड द मास ऑफ द मीडियम। यहाँ पर गामा इस्तेमाल किया गया है। ये हमारे पास एक टर्म है, इसकी वैल्यू मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू मेरे ख्याल में 1.5 है मानो एटॉमिक के लिए। डाई एटॉमिक के लिए है 1.6 हो जाती है या 1.7, आई डोंट नो, इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो आपके पास ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो सवाल की तरफ आते हैं। सवाल हमारे पास ये था कि अगर प्रेशर हमारे पास P1 जो है ये डबल है P2 से, तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी रिमेन द सेम होगी, वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी दोनों मीडियम में सेम रहेगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास है ये कि द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड in air becomes double of its value at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये है कि टेम्परेचर T2 को फाइंड करना है जहाँ पर स्पीड जो है V2 जो है ये इनिशियल स्पीड से डबल हो जाए। व्हाट शुड बी द टेम्परेचर एट विच द वेलोसिटी V2 इज इक्वल टू डबल ऑफ द इनिशियल और इनिशियल टेम्परेचर भी आपको दिया गया है। इनिशियल टेम्परेचर T1 जो है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपके ख्याल में हम टेम्परेचर को कितना बढ़ाएं ताकि इसकी वेलोसिटी जो है ये दुगना हो जाए? तो आपके ख्याल में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इससे पहले मैंने जो 2 एमसीक्यूज़ की, मैंने स्पीड ऑफ साउंड को रिलेट किया। पहले एमसीक्यूज़ में मैंने डेंसिटी के साथ रिलेट किया, ठीक है, और दूसरे एमसीक्यूज़ को मैंने रिलेट किया प्रेशर के साथ रिलेट किया, और तीसरे एमसीक्यूज़ में मैंने स्पीड को, अभी इस एमसीक्यूज़ को मैं स्पीड और टेम्परेचर को रिलेट करने जा रहा हूँ। तो आपके ये तीनों फैक्टर्स ये क्लियर हो जाएंगे कि प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर पर कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर्स आपको दी गई है। ये मैंने वेलोसिटी को डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ रिलेट किया और इस पर जो डिपेंडेंस है इसको भी फाइंड किया। अब ये आखिरी जो इसी सवाल नंबर 3 है, ये आपसे पूछते हैं कि टेम्परेचर को हम कितना इंक्रीज़ करें। अगर इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और इनिशियल वेलोसिटी VI है, तो वेलोसिटी को मैं डबल करने जा रहा हूँ। वेलोसिटी को अगर हम दोगुना करना चाहते हैं तो आपके ख्याल में टेम्परेचर कितनी, इसको हम कितना टाइम इंक्रीज़ करेंगे? इससे पहले मैंने आपको रिलेशन किया कि V इज इक्वल टू गेमा आर टी डिवाइडेड बाय M। आपको याद है? यस, बिल्कुल आपको याद होगा। तो इसी पर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए, मैं एक शॉर्टकट यहाँ पर लिखता हूँ और शॉर्टकट के बाद इसी फार्मूले की तरफ आता हूँ। शॉर्टकट ये है कि अगर आप वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को n टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो याद रखिए ये फाइनल टेम्परेचर जो है ये इनिशियल टेम्परेचर से n² टाइम ज़्यादा हो जाएगा। समझ आ गई बात? अगर आप फाइनल वेलोसिटी को n टाइम इंक्रीज़ करना चाहते हैं इनिशियल वेलोसिटी से, तो फाइनल टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर से कितना ज़्यादा हो जाएगा? ये n² टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया। यहाँ पर आपसे पूछते हैं, अभी इधर देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ। बात यह है कि अगर आपने वेलोसिटी को यहाँ पर मेरे पास n हमारे पास 2 है, क्योंकि इसको वेलोसिटी को दुगना कर दिया गया है, तो मेरे पास n 2 है। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा? फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर। अभी मैं आपको चैलेंज देता हूँ, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Those who find out the correct relationship, I will give him the reward
एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, आपके ख्याल में कौन सा भी करेक्ट। हाँ, यहाँ पर मेरे ख्याल में आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन कन्फ्यूजन की बिल्कुल ये कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो ये आपको रिमाइंड करता है फर्स्ट ईयर वाला चैप्टर नंबर फर्स्ट रिमाइंड करता है। वहीं पर आपने पढ़ा था कि जितनी भी कैलकुलेशन है, जितनी भी रीडिंग है, वो हमेशा के लिए हम एसआई यूनिट में करेंगे। कौन सी यूनिट में करेंगे? सिस्टम इंटरनेशनल में करेंगे। यहाँ पर आपको जो इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद वापस इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, इसको अभी पहले कन्वर्ट करें 27, ये हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, 273 इसके साथ ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 273 पर इससे आपके पास आएगा 300 केल्विन आपके पास आएगा। तो अभी इसको ये फार्मूला अप्लाई करें, शाबाश, अभी अप्लाई करें। ये कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा? एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब है 4 टाइम, यहाँ पर 2, एन कितना है? 2 है, तो ये आपके पास 4 टाइम हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई इनिशियल, इनिशियल कितना है? 300 केल्विन है, तो आपके पास आएगा 1200 केल्विन आ गया। अभी 1200 केल्विन इसमें है नहीं है, मतलब ये है कि एक बार फिर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो मतलब इसको हम इससे हम -273 कर लेंगे, तो 273 से आपके माइनस कर ले तो आपके पास आएगा 927 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नूर पर क्या दी। हाँ, इसके बाद एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 4 कि द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन, स्पीड ऑफ साउंड कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, तो आपके पास आएगा स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन, स्पीड ऑफ साउंड कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है? प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल, इससे पहले हमने एमसीक्यूज भी पढ़ा। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, बिल्कुल, वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता। पिच पर डिपेंड करता है, पिच पर डिपेंड भी नहीं करता। क्वालिटी पर डिपेंड भी नहीं करता। एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। कौन किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता? याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, स्पीड जो है, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास, यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड की बात हुई है। स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास मैकेनिकल वेव्स है, मैंने इसे पहले भी आप बताया, और मैकेनिकल वेव्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इट मीन दैट ये इसमें तो एक प्रॉपर्टी भी मीडियम की नहीं है, तो प्रेशर पर भी डिपेंड नहीं करता। और प्रेशर को, हाँ, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको हमने इससे पहले इस पर एमसीक्यूज किया कि इसको हमने रिप्लेस किया टी पर, टेम्परेचर पर रिप्लेस किया। इस पर भी डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्वेंसी पर भी नहीं करता, वेवलेंथ पर भी नहीं करता, पिच पर भी नहीं करता, क्वालिटी पर ना, एम्पलीट्यूड पर, इस पर, इस सारे फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करना। इसका मतलब ये है कि इसको हम और आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी गिवन फैक्टर्स, इसी फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 5 है, अभी सुपरपोजिशन की तरफ जाते हैं। ये टर्म ख़त्म हो गया और मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझसे एमसीक्यूज या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 5 है कि व्हेन वेव्स सुपर इम्पोज ईच अदर देन द रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड इज, अगर हमारे पास वेव्स है और वो सुपर इम्पोज हो गए, सुपर इम्पोज का मतलब है कि ये एक दूसरे पर क्या हो गए, एक दूसरे के साथ मिल गए। तो आपके ख्याल में ये कौन सी जो नीचे दी गई ऑप्शन है इसमें कौन से पॉसिबल है? क्या ये एक दूसरे को, में द एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड है ये मे बी ज़ीरो, में आर मे नॉट बी ज़ीरो, ग्रेटर देन द इंडिविजुअल, लेस देन द इंडिविजुअल, इक्वल टू इंडिविजुअल, ऑल ऑफ देम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगर दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो गए, मतलब एक दूसरे के साथ मिल गए किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास वेव मिलती है, तो आपके ख्याल में इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इसकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये ज़ीरो हो सकता है, मे आर मे नॉट बी ज़ीरो, ग्रेटर देन द इंडिविजुअल वन, इंडिविजुअल वन का मतलब ये है कि मेरे पास अगर इंडिविजुअल वी 1 सेंटीमीटर है और ये भी मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, ग्रेटर इन इसका जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा पॉसिबल है, लेस देन वन इंडिविजुअल, इक्वल टू इंडिविजुअल, ऑल ऑफ देम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर? ऑल ऑफ देम इज द पॉसिबल, यस, दिस इज द करेक्ट। क्यों? अगर आपके पास इसी तरह मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है और इसी ग्राफ में आप देखिए यहाँ पर मैंने दो वेव्स बनाए हैं और दो वेव्स देखिए यहाँ पर इसका वेव्स, इन दोनों वेव्स को अगर आप देखिए ये हमारे पास बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर क्रेस्ट ये ट्रफ के साथ मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ट्रफ है, यहाँ पर क्रेस्ट है। अगर क्रेस्ट और ट्रफ आपके पास मिल गए तो आपके पास इसी तरह एक वेव बनेगा, रिजल्टेंट वेव,
ठीक है। इसी तरह एक रिजल्टेंट वेव बनेगा और इसका रिजल्टेंट वेव जो है ये वाला रिजल्टेंट इसका होगा। मतलब ये है कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड अभी होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो भी पॉसिबल है। हाँ, अगर एक दूसरे के साथ ऐसी तरह से सुपर इम्पोज हो गए, ये हमारे पास एक वेव है और इसी तरह दूसरा भी हमारे पास इसी तरह बिल्कुल इसी तरह वेव है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेव है ये इसी तरह आएगा। इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, हाँ, इंडिविजुअल से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉसिबल। ये तो आप इंटरफेरेंस फिनोमेना में आपने पढ़ी भी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एमसीक्यूज से बनाया। एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है आफ्टर सुपरपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। अगर दो वेव्स हमारे पास सुपर इम्पोज हो गए, इसमें कौन से पॉसिबल है? ऑप्शन नंबर ए, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड नेचर एंड स्पीड रिमेन द सेम। अगर हमारे पास दो वेव सुपर इम्पोज हो गए, जिस तरह ये यहाँ पर मैंने आपको बताया, दो वेव एक दूसरे के साथ मिल गए, तो ये पॉसिबल है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, नेचर एंड स्पीड ऑफ वेव रिमेन द सेम। कि नहीं, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी ये वाला चेंज हो जाएगा। आपके ख्याल में कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी में लिखता हूँ बोथ, ऑप्शन डी में लिखता हूँ नन। आपके ख्याल में कौन सा करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हाँ, यहाँ पर मैंने आपको एक क्लू दिया कि अगर दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिल गई तो याद रखिए इसकी वेवलेंथ जो है ये कांस्टेंट रहेगा। वेवलेंथ जो है ये चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी ये भी चेंज नहीं होगा, नेचर भी वही रहेगा। अगर साउंड वेव एक दूसरे के साथ मिल जाए तो या तो लाउड साउंड आपको फील हो जाएगा या कम साउंड आपको फील होगा, लेकिन याद रखिए नेचर भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, वेवलेंथ भी सेम होगा और इसका स्पीड भी सेम होगा। मतलब ये सारे फैक्टर्स सेम होंगे। हाँ, एम्पलीट्यूड की तरफ आते हैं। एम्पलीट्यूड यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि एम्पलीट्यूड मुमकिन है कि अगर एक क्रेस्ट के साथ मिल गया और ट्रफ के साथ मिल गया तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो सकता है। अगर क्रेस्ट ट्रफ के साथ मिल गया तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो सकता है। तो मतलब एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है। यस, इट इज़ पॉसिबल। इंटेंसिटी डेफिनेटली आपको पता है, अगर इंटेंसिटी जो है हमारे पास डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अगर एम्पलीट्यूड, इससे पहले मैंने एमसीक्यू लेक्चर किया था, लेक्चर में मैंने आपको ये एमसीक्यूज भी किया था कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इंटेंसिटी भी चेंज हो गया। दिस ऑप्शन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऑप्शन नंबर सी, मतलब बहुत ये पॉसिबल है। ठीक है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, नेचर एंड स्पीड दे विल रिमेन द सेम व्हाइल एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी विल बी चेंजेस। आगे जाते, ये सवाल जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इसी में मैं आपको इंशाल्लाह बहुत से क्वेश्चंस में आपकी बहुत सी क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। और ये इसको मैं रिलेट करता हूँ, वेक्टर के साथ रिलेट करता हूँ। ठीक है, और इसमें इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन वैसे भी वेक्टर्स तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज यहाँ पर है आपके पास कि what is the angle of incidence so that the amplitude of the resultant wave is equal to one of them if the amplitude of two waves are equal to each other। इसी तरह एक सवाल आया था आपको, आपकी फर्स्ट ईयर के बुक में एक सवाल आया था। क्योंकि मेरा लेक्चर पीएमसी के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, लिहाजा मैंने वेक्टर्स को छोड़ दिया है क्योंकि वो तो आपसे आउट ऑफ कोर्स है इसलिए, और ये वाला तो आपके कोर्स में शामिल है इसलिए मैं इसको करता हूँ, लेकिन इसके साथ रिलेट भी करता हूँ। एग्जैक्टली इसी तरह है, फार्मूला भी एक है, तरीकाकार भी एक है। और वो सवाल आया था कि इफ़ देयर आर टू वेक्टर्स और दो वेक्टर्स की जो है मैग्नीट्यूड बराबर है और इसका जो रिजल्टेंट है वो भी इनमें से एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा? वही पर आपने पढ़ा था, मुझे तो पेज याद नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 के दरमियान में था ये क्वेश्चन और ये ईटा में भी आया था। एग्जैक्टली इसी तरह ये एमसीक्यूज है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को फाइंड करना है। ठीक है, हाँ, सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू वन ऑफ देम। अगर मेरे पास दो वेव्स है, एक का एम्पलीट्यूड A1 है, ये 2 सेंटीमीटर है, और दूसरा वेव है A2, इसका एम्पलीट्यूड जो है ये भी 2 सेंटीमीटर है, और रिजल्टेंट वेव मेरे पास आ गया, इसका एम्पलीट्यूड भी 2 सेंटीमीटर आ गया। समझ आ गई बात? मैं यही कहना चाहता हूँ, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू वन ऑफ देम। ठीक है, इफ़ द एम्पलीट्यूड, हाँ, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स आर इक्वल टू ईच अदर। इन दोनों की एम्पलीट्यूड एक दूसरे के बराबर है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट वेव आ गया तो वो भी इनमें से एक के बराबर है। इधर देखिए रिजल्टेंट इसमें से एक के बराबर है, तो आपके ख्याल में एंगल क्या होगा? एंगल को फाइंड करना है। ठीक है,
हाँ, याद रखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपको याद नहीं होगा ये फार्मूला। इसको मैं लिखता हूँ, एक स्पेशल फार्मूला इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एम्पलीट्यूड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव का स्क्वायर प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड वेव एंड कॉज ऑफ द एंगल एंड होल अंडर रूट। ठीक है, इसके लिए फार्मूला ये, दिस इज द स्पेशल फार्मूला विच इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव एट एनी एंगल। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इट इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव एट एनी एंगल। द एंगल में भी 0 डिग्री में भी 20, 30, 40, 45, 60, 70, 90, 80, इवन एन 180 यू कैन फाइंड एट एनी एंगल द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसको आप रिजल्टेंट, इसको एंगल फाइंड करना है, तो एंगल को फाइंड करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर ले ले। दोनों साइड पर स्क्वायर लेने से आपके पास आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर ले ले और यहाँ पर भी स्क्वायर ले ले, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और राइट साइड पर मैंने लिख लिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पर आपके पास आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 एंड कॉस ऑफ थीटा। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ जिस तरह आपको कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में कि A1 हमारे पास बराबर है A2 के बराबर है और इसका जो रिजल्टेंट है ये भी A के बराबर है, मतलब सारे के सारे बराबर है। ठीक है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 एंड कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि मैंने A1 और A2 को ख़त्म किया क्योंकि ये दोनों हमारे पास बराबर है। तो आपके पास आएगा लेफ्ट साइड पर आपके पास आएगा A स्क्वायर और राइट साइड पर आपके पास आ गया ये दोनों 2A स्क्वायर आपके पास आएंगी और ये हमारे पास ये भी आपके पास 2A स्क्वायर आएंगे और कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर आप कॉमन ले लें, क्या कॉमन लें आप, 2A स्क्वायर आप कॉमन लें तो आपके पास आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये इसके साथ जुड़ा हो जाएगा। आपके पास आएगा लेफ्ट साइड पर 1, राइट साइड पर 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसके लिए मैं एक शॉर्टकट भी इस्तेमाल करता हूँ, फिक्र नहीं कीजिए। आपके पास आएगा, इसको डिवाइड कीजिए लेफ्ट साइड पर तो आपके पास आएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा हम फाइंड करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि व्हाट शुड बी द एंगल एट विच A1 इज इक्वल टू A2 एंड A2 इज इक्वल टू A, मतलब सारे के सारे एम्पलीट्यूड बराबर होंगे। तो आप इसको इधर शिफ्ट करें, आपके पास आएगा 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, आपके पास आएगा माइनस 1/2 और कॉस ऑफ थीटा। और आपको मालूम है कि आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 किसके बराबर है, ये बराबर है 60, ये बराबर है 120 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो मतलब ये है कि 120 डिग्री आपके पास करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपके पास एक वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरी का A2 है और इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी इनमें से एक के बराबर आ गया, तो याद रखिए वहीं पर एंगल क्या होगा, एंगल होगा 120। अगर आपसे इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आ गया कि एंगल हमारे पास क्या होगा, अगर A हमारे पास 2 है और A2 हमारे पास 2 है और रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आपके पास आ गया, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर, तो एंगल को फाइंड करना है, तो इसी को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप सारे एंगल को फाइंड कर सकते हैं, सारे एंगल के लिए इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई इसी तरह एमसीक्यूज आ गया कि व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी के लिए एक मैं फार्मूला लिखता हूँ। चलो मैं इसकी दूसरी साइड पर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ और ग्राफ में मैं लिखता हूँ कि अगर आपके पास एंगल, हमारे पास एंगल है, एंगल हमारे पास 0 डिग्री है, मैं एक बार 0 लेता हूँ, इसके बाद मैं 30 लेता हूँ, शाबाश, इसके बाद मैं 45 लेता हूँ। मैंने ये साल की, सारे के सारे साल की, अगर आप इसको अपने पास नोट, अपने साथ नोट भी कर सकते हैं। इसी तरह आप 60 पर फाइंड कीजिए रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और साथ साथ 90 पर फाइंड कीजिए और साथ साथ 120 पर फाइंड कीजिए और साथ साथ 180 पर फाइंड कीजिए, तो आपके पास आएगा, ये मेरे पास है, अगर मेरे पास Y1 है पहला वेव है, Y2 मेरे पास दूसरा वेव है, रिजल्टेंट वेव मैं फाइंड करना चाहता हूँ। अगर एंगल 0 डिग्री है, मतलब 0 का मतलब ये है कि दोनों हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कहते हैं इसको हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आएगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आएगा Y1 प्लस Y2, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और चलो इधर आते हैं, डायरेक्टली इधर आते हैं, 180 की तरफ आते हैं। 180 का मतलब ये, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं।
तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि ये एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, y1 माइनस y2 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह 30 डिग्री पर आप फाइंड कीजिए, तो 30 डिग्री पर हमने फाइंड किया है इसको हाँ, इसको आप अप्लाई करें, ये फार्मूला अप्लाई करें कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 y1 y2 एंड कॉस ऑफ थीटा एंड होल अंडर रूट, ठीक है। इसको आप अप्लाई करें और इसको टेबल को मुकम्मल कीजिए और फिर मेरे साथ भी शेयर कीजिए हाँ, इसके बाद इंटेंसिटी वाला फार्मूला लिखता हूँ। रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 एंड कॉस ऑफ थीटा जो है इससे बाहर है। ये रिजल्टेंट वेव के लिए इंटेंसिटी होगा। अगर आपके पास दो वेव मिल गए और इन ऐसे मिल गए कि इनके दरमियान एंगल क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ पर ज़ीरो पुट कीजिए। चलो देखते हैं, आपके पास आएगा रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी आपके पास आएगा I1 स्क्वायर, और दोनों वेव का इंटेंसिटी I1 और I2 बराबर है, तो आपके पास आएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 को आपके पास मल्टीप्लाई करें तो आपके पास I1 इंटू I2, चूँकि दोनों बराबर है आई स्क्वायर आएगा, और कास जीरो किसके बराबर है, कास जीरो तो 1 के बराबर है, तो आपके पास आएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर प्लस 2I प्लस और फैक्टर तो नहीं है, तो आपके पास आएगा गलती, हाँ ये स्क्वायर इसमें नहीं है, सॉरी स्क्वायर इसमें नहीं है, तो आपके पास आएगा I1 प्लस आई ये भी आई ये भी आई ये भी 2I, तो आपके पास आएगा 4I। यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट करने जा रहा था, और शॉर्टकट ये है कि अगर आप इसकी एम्पलीट्यूड को फाइंड कीजिए, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर आपके पास फार्मूला है y1 y2, अगर दोनों की एम्पलीट्यूड भी बराबर है, मतलब मैंने ऐसे वेव्स ली है जिनकी एम्पलीट्यूड भी बराबर है, तो आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा y इक्वल टू y1 की जगह मैं वाई स्क्वायर लिखूँगा, दूसरी की जगह मैं भी वाई स्क्वायर लिखूँगा, और 2 अपनी जगह पर, और y1 और y2 तो वैसे भी सेम है, ये आपके पास वाई स्क्वायर आएगा, और साथ साथ काज ऑफ थीटा मैंने पुट किया 0, मतलब ये आपके पास होना गया, ठीक है। तो आपके पास आएगा y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो क्या 4y स्क्वायर एन अंडर रूट। यहाँ पर शॉर्टकट ये आ गया आपके पास 2y स्क्वायर 2y आपके पास आ गया। हाँ चलो मैं एक आसान सी बात आपको बताना चाहता हूँ। अगर एक ऐसे दो वेव्स एक दूसरे के साथ मिल गए जिनकी एम्पलीट्यूड दोनों के बराबर है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिल गए, मतलब 0 डिग्री से मिल गए, तो इसका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा, अगर ये फाइनल जो है ये इन वाई के बराबर है, तो याद रखिए इसका जो इंटेंसिटी होगा, ये यहाँ पर देखिए ये 2 है और 2 का स्क्वायर ले ली, आपके पास 4 आएगा, मतलब इसका जो इंटेंसिटी आएगा ये एन स्क्वायर ऑफ द इनिशियल आएगा, ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव के लिए आप फाइंड कीजिए, तो डिस्ट्रक्टिव में आपके पास रिजल्टेंट वेव जो है एम्पलीट्यूड 0 आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 आएगा, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी 0 आएगी, ठीक है। बस यही तक ये हमारे पास लेक्चर था। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, रिमेनिंग टॉपिक्स है, इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। इसी लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आर योर क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स आर cordially accepted. You can ask me freely and stay tuned. Allah Hafiz.